तो देश में कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम होने लगी है। इसी के साथ अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर गांवों में भी फैल गई है। हालांकि अब धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में आ गई है, लेकिन तथाकथित तीसरी लहर से लोग काफी ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं। फरीदाबाद में कोरोना की स्थिति फिलहाल क्या है और तीसरी लहर को लेकर क्या इंतजाम है, इसी को लेकर भी बात हम करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है वहां की स्थिति यहाँ पर समझी जाए और प्रशासन की तरफ से किस तरीके की चीजें की जा रही। 24 घंटे में आए 64 नए मामले, जो कि बहुत हद तक कम है, और 24 घंटे में 144 मरीज ठीक हुए हैं। और फिलहाल क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है, इन्हीं तमाम इंतजामों को लेकर हमारे साथ सीधे बातचीत के लिए जुड़ गए हैं फरीदाबाद डीसी यशपाल यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू वेरी मच अंजलि जी। थैंक यू यशपाल यादव जी, क्योंकि बहुत तेजी से अब रिकवरी रेट जो है वो सामने आ रहा है, और फरीदाबाद जहां पर पहले गुरुग्राम के बराबर यहां पर संक्रमण दर था, लेकिन अब बहुत हद तक कमी आई है। सर, क्या चुनौतियां रही प्रशासन के सामने? सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती इस वाली वेव के दौरान ये रही कि हम लोगों को सही समय पर हॉस्पिटल्स और बेड्स उपलब्ध करवा सकें जी। इसके अलावा ऑक्सीजन उन लोगों तक पहुंचाना भी अपने आप में चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि बहुत सारे लोग इस हालात के अंदर थे कि वो घर पर रहकर अपना इलाज कर सकते थे, लेकिन उनको काफी सारी मेडिसिन के अलावा ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती थी। इसलिए इन दोनों चीजों के लिए कि हमें उनको टाइम पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएं और उनको टाइम पर बेड प्रोवाइड करवाएं, इसके लिए काफी व्यापक प्रबंध किए गए थे। और शुरू के अंदर लोगों को हमने इंडिविजुअल्स को ऑक्सीजन प्लांट से दिलवाई, उसके बाद में हमने लोगों के घरों तक भी ऑक्सीजन पहुंचाई, होम डिलीवरी उन तक की, और ये इंश्योर किया कि किसी भी व्यक्ति को जितनी जरूरत है उतनी ऑक्सीजन वहां पर मिले। और अल्टीमेटली हॉस्पिटल्स बेड के लिए भी इनिशियली लोगों के दिमागों में ये था कि पता नहीं वक्त पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो प्रत्येक व्यक्ति तक ये मैसेज भी हम पहुंचाने में सक्षम रहे कि जब भी उनको जरूरत पड़ेगी हम उसको हॉस्पिटल प्रोवाइड करवाएंगे। तो इससे स्थिति काफी बेहतर हुई और लोगों ने इवन घरों में रहकर भी अपना अच्छा ख्याल रखा और ठीक हुए। जी यशपाल यादव जी, क्योंकि बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण जो था हरियाणा के लिए स्थिति यहाँ पर यह भी थी कि कोरोना संक्रमण दर में जिस तेजी के साथ वृद्धि हो रही थी, उससे भी ज्यादा था कम्युनिटी ट्रांसफर को यहाँ पर रोकना, जो कि बहुत हद तक कम हुआ है। लॉकडाउन जैसी जो सख्तियां थी वो भी बढ़ती गई। तीसरी लहर को लेकर भी सर बहुत सारे चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उसको लेकर कैसी तैयारी है सर फरीदाबाद में? मैं एक चीज आपके माध्यम से सबसे ये बात शेयर करना चाहूंगा कि अगर हम आंकड़ों को देखें तो फरीदाबाद के अंदर पहली और दूसरी जो लहर थी, दोनों के अंदर पॉजिटिव लोग उतने ही पाए गए। लगभग 50,000 लोग फर्स्ट वेव के अंदर प्रभावित हुए थे और लगभग इतने ही लोग पॉजिटिव इस वेव में पाए गए हैं। लेकिन एक फर्क दोनों के अंदर ये था कि पहली वेव में इतने संक्रमित लोग 5 से 6 महीने के अंदर हुए थे, लेकिन इस बार लगभग 1.5 महीने के दौरान ये संक्रमण उन लोगों तक पहुंचा। तो ये जो इतना ह्यूज नंबर था इतने थोड़े टाइम के अंदर आया, तो उससे काफी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आई। और इसका बड़ा कारण इतना तेजी से फैलने का ये था कि पहली वेव के बाद में बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत हल्के से लिया और ये उनके दिमागों में थी कि इससे कुछ ज्यादा बिगड़ेगा नहीं है, बिल्कुल जुकाम की तरह होकर निकल जाएगा, इसकी शायद हाइप ज्यादा क्रिएट कर दी गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज तीसरी लड़ाई के लिए जो है वो लोगों को मानसिक तौर पर इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, हैंड हाइजीन है और मास्क लगाने के बारे में जो बार बार कही जाती है, उस चीज का वो परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल करें। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज लोग ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा हथियार जो होगा तीसरी वेव से पहले जो हमारे पास टाइम है, उसके अंदर वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी चीज है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन जितनी जल्दी से जल्दी दे सके उतना बेहतर होगा। इन दोनों चीजों के अलावा सरकार के स्तर पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर 3 प्लांट ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, 7 प्लांट और पाइपलाइन के अंदर हैं जो अगले 2 से 3 महीने के दौरान लग जाएंगे।
तो फरीदाबाद के सभी बड़े हॉस्पिटल्स को भी ये कहा जा रहा है कि वो भी अपने अपने प्लांट्स लगाएं, ताकि पूरा फरीदाबाद सेल्फ सफिशिएंट हो और ऑक्सीजन के ऊपर बाहर से कहीं किसी तरह की डिपेंडेंस उनकी ना हो। इसके अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। टेम्पररी हॉस्पिटल हम 100 बेड का क्रिएट करने जा रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स जो हमारे यूज नहीं हो रहे हैं फरीदाबाद के अंदर, किसी डिस्प्यूट की वजह से खाली पड़े हुए हैं, उनको हम फंक्शनल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 से 3 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो नए बनने लग रहे हैं, उनको भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगले 2 से 3 महीने के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसके लिए रिक्वायर्ड है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और फाइनली जो ये हमारा अनुभव था उसके आधार पर हम अपने पूरे जिले का एक प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रत्येक बारीकी उसके अंदर लिखी जाएगी और वो प्रत्येक व्यक्ति तक जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो हम पहुंचाएंगे। और अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स शामिल हैं, ना केवल ट्रेन करेंगे बल्कि उसको इतनी जल्दी से जल्दी वापस इस काम के लिए लगा सके, इस तरह की हालात में हम उनको रखना चाहते हैं। जी सर, एक और सवाल यहाँ पर पूछना चाहेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव जिसको हरियाणा में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, फरीदाबाद में अगर वैक्सीनेशन ड्राइव की अगर बात की जाए, वहाँ पर वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्थाओं की बात की जाए, सर कितना चुनौतीपूर्ण रहा वैक्सीनेशन का पूरा ये, और साथ ही साथ आगे वैक्सीनेशन, क्योंकि अब हर आयु वर्ग, क्योंकि 18 से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी, जो युवा हैं, उन्हें भी वैक्सीनेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या पूरा रूपरेखा रहने वाली है सर? शुरुआत के अंदर जनवरी में जब ये काम हुआ तो लोगों में थोड़ी हेजिटेशन थी, लोग सामने नहीं आ रहे थे और उनको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ रही थी। और इसीलिए ऑफिसर्स ने, जो सीनियर ऑफिसर्स थे, इसके अलावा बड़े लोगों ने, सबने वैक्सीन पहले ली, लोगों को ये दिखाने के लिए कि नहीं बिल्कुल सेफ है, आप सब लोग भी आइए। अब उसका नतीजा ये है कि सेकेंड वेव के बाद में विशेष तौर पर जब लोगों को ये लगा कि इससे काफी दिक्कत है और वैक्सीन जिन लोगों ने भी ले ली है उनको कम प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो काफी बड़े तादाद में लोग सामने आ रहे हैं और बहुत तेजी के साथ में वैक्सीनेशन का काम आगे बढ़ रहा है। हमारे जिले के अंदर भी आज के दिन जब मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, लगभग 5.5 लाख लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं। तो काफी तेजी से चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 महीने के अंदर हम जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन सबको वैक्सीन लगाने में कामयाब होंगे। और अगर ऐसा करने में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं उससे लड़ने के लिए हम बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। यशपाल यादव जी, क्योंकि अभी जो संकट गहराया हुआ है, क्योंकि देखिए एक राहत तो मिली है कि कोरोना संक्रमण दर में बहुत हद तक कमी आई है और फरीदाबाद में भी जो आंकड़े हैं बहुत काफी घटे हैं, रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन ब्लैक फंगस का, जो ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस का जो खतरा है वो पैर पसारे हुए है। सर उसको लेकर किस तरीके की तैयारी है अभी और फरीदाबाद में कैसी स्थिति है? हमारे पास में काफी इसके मामले हैं और लेकिन पिछले कुछ दिनों से नए केसेस नहीं आ रहे हैं, ये एक बड़ी रिलीफ की बात है, महत्वपूर्ण बात है। और हमारे पास में बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज हैं, तो हमारे पास में सारी उनको मदद करने की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं और नंबर जो टोटल है वो लगभग 46 हैं। तो इतने पेशेंट हैं जिनको हम बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं और उनका ठीक से इलाज चल रहा है। और कल तक उनमें से 28 लोग ऐसे थे जो ठीक होकर वापस भी चले गए हैं। तो हम इस स्थिति के ऊपर पूरी नजर रखे हुए हैं और हमारे पास पूरे संसाधन है जिसकी मदद से हम लोगों को मदद कर सकते हैं। जी यशपाल यादव जी, क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अगर बात की जाए, ग्रामीण इलाकों की भी बात यहां पर की जाए, जहां पर अस्पताल की सुविधा नहीं है और वहां के लिए किस तरीके की सर व्यवस्था की जा रही है? वहां तक मेडिकल टीम वहां पर जाए या वैक्सीनेशन जो पूरा प्रोसीजर होता है वो वहां तक उपलब्ध हो सके, सर उसके लिए किस तरीके की व्यवस्था है? एक बड़ा अच्छी चीज फरीदाबाद के लिए हुई है और इस सौभाग्य से पिछले साल हरियाणा सरकार ने वहां पर एक जो मेडिकल कॉलेज था ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, छायसा गांव के अंदर, जिसको अब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उसको सरकार ने खरीद लिया था और लगभग 1 महीने पहले इंडियन आर्मी की मदद से उसको फंक्शनल भी कर दिया गया है और 100 बेड आज के दिन वहां पर चल रहे हैं। तो आसपास के क्षेत्र को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है जो उनको जरूरत है।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारी जो भी सीएचसी पीएचसी हैं वो काफी बड़े नंबर में है। फरीदाबाद के अंदर टोटल 46 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके अंदर से 10 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस लगभग ग्रामीण एरिया के अंदर हैं। और इन सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से ना केवल हम लोगों को वहां लोकल लेवल के ऊपर इलाज की सुविधा उपलब्ध करवा रहे थे, बल्कि वैक्सीनेशन का काम भी वहां पर बड़ी तेजी के साथ में हो रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र है उनका भी काफी तेजी के साथ ख्याल रखा जा रहा है और वैक्सीनेशन का कार्य भी वहां काफी तेजी से चल रहा है। जी बिल्कुल सर, लेकिन क्योंकि अनलॉकिंग की प्रक्रिया भी अब बहुत जल्दी जो धीरे धीरे शुरू यहाँ पर हो रही है, कई जगह पर कुछ हद तक रियायतें दी गई हैं, ऐसी स्थिति में फरीदाबाद में सर किस तरीके की रूपरेखा रहने वाली है? खासकर क्या कुछ ध्यान दिया जाएगा? क्या कई जगहों पे जहाँ पर थोड़े संक्रमण के मामले अभी भी ज्यादा बने हुए हैं, वहां पे रियायतें जो हैं वो किस तरीके की रहेंगी सर? अब जबकि काफी सारी रियायतें सरकार की तरफ से दी हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि पर्टिकुलर एरियाज में जहां पर संक्रमण के केस ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पर, या जहां पर लोग अभी तक उतने ज्यादा ठीक नहीं हुए हैं, उनको कंटेनमेंट जोन्स के तौर पर अलग से रखा जा रहा है और उस पर विशेष नजर भी रखते हैं। और वहां पर मूवमेंट के ऊपर भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो इस बात का ऑलरेडी ध्यान रखा जा रहा है और लोगों को भी एजुकेट किया जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं करें। और इसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के माध्यम से सभी लोगों को लगातार ये बताया भी जाता रहा है कि लॉकडाउन की कंडीशंस में ढील देने के बावजूद भी हमें बहुत सारी सावधानियां रखने की जरूरत है। और मुझे अभी ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि लोगों में भी अब इस बात को लेकर काफी जागरूकता है और वो हिदायतों की काफी सख्ती से पालना भी कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि केसेस काफी तेजी से कम हुए हैं। जी बिल्कुल यशपाल यादव जी, क्योंकि होम आइसोलेशन में कई जो मरीज हैं वो इस दौरान हैं और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनसे भी संपर्क बना के रखना, क्योंकि हाल फिलहाल एक जो कोरोना किट है वो भी वितरित की गई है ऐसे होम आइसोलेटेड जो मरीज हैं उन्हें। फरीदाबाद में इसको लेकर किस तरीके से तैयारी है? क्या कोई इस तरीके से उन लोगों से संपर्क भी किया जा रहा है या कोई ऐसी डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है जो इन होम आइसोलेटेड मरीजों से संपर्क में रहे? इस बारे में हमारे पास में प्रत्येक लेवल के ऊपर टीम्स कंस्टिट्यूट की गई हैं और उन टीम्स के को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पर्टिकुलर एरिया की। हर रोज वो उन लोगों से बात करते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं। अगर उनको किसी भी तरह की मदद की जरूरत होती है तो उनको मदद दी जाती है और जो व्यक्ति हमारा बात करता है वो उसको फोन नंबर भी छोड़ता है, उसको कंट्रोल रूम के नंबर भी दिए जाते हैं। और इसके अलावा लोकल लेवल के ऊपर जो हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उससे भी लगातार जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं या उनकी टीम है वो इन लोगों के घरों में जाती है, उनसे संपर्क करती है, उनको जो भी मदद की जरूरत होती है मदद उनको वहां पे मुहैया कराई जाती है। जी यशपाल यादव जी, क्योंकि अभी फिलहाल कोरोना संक्रमण जो है वो इतना ज्यादा कम हुआ नहीं है, अभी फिलहाल स्थिति अभी भी ये है कि अगर लापरवाही बरती गई तो ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। बहुत जरूरी होता है कि ऐसी जगहों पर वहां पर सख्ती पाबंदियां जो हैं वो बनी रहे, साथ ही साथ लोगों की आजीविका जो है वो भी चलती रहे। सर इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वहां पर खासकर बाजारों के, खासकर व्यापारी वर्ग जो ये अभी उम्मीद बैठे हुए हैं कि हमारा जो काम है, जो औद्योगिक सेक्टर है, उसमें भी फिलहाल जो रियायतें हैं थोड़ी हद तक दी जाएंगी, क्या ऐसे संकेत हैं सर? अभी सभी लोगों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाने की इजाजत मिली है। शॉपकीपर्स को भी शॉप खोलने की इजाजत दी है, हालांकि उसका एक टाइम निर्धारित किया गया है। तो ये रेस्ट्रिक्शंस के साथ में लोग अपने बिजनेस अभी कर रहे हैं और बाकी लोग भी अपनी जितने भी काम धंधे उनके होते हैं उसके अंदर दोबारा से इन्वॉल्व हो गए हैं। धीरे धीरे करके और उनको रियायतें आने वाले सप्ताह के अंदर या उसके बाद में दी जाएंगी। लेकिन एक चीज लोगों को खुद भी ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर हमें इन रियायतों का ज्यादा लंबे समय तक फायदा उठाना है तो हमें अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो 2-3 चीजों की बार बार हम बात करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, दूसरों को सेफ करने के लिए, उन सब नॉर्म्स को हमें फॉलो करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर उनको और रिलीफ मिलेगा, लेकिन लोगों को सभी तरह की सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए ताकि लंबे समय तक हम इससे सेफ रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल यादव जी, हमारे साथ फरीदाबाद डीसी जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।